बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम साले दवम का सबक नंबर 13, एक सफ़रनामा जो कहीं का भी नहीं, मुतालिया कर रहे थे। इसके पहले 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज चौथा और आखिरी लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने मुसन्नफ़ का तारुफ और सबक का तारुफ देखा। दूसरे और तीसरे लेक्चर में हमने पहले 3 सफ़ात मुकम्मल किए। आखिरी लेक्चर में हम सफ़ा नंबर 4 से शुरू कर रहे हैं। अज़ीज़ तलबा, जो आखिरी बात हुई थी वो ये थी, सफ़ा नंबर 83 और सबक के तीसरे सफ़े के आखिर में डॉक्टर गुलबर्ग का जिक्र हो रहा था कि वो बहुत से मुल्कों से होते हुए पाकिस्तान आए थे। वो भारत भी गए थे, जहां उन्होंने काफ़ी दिन रहना था, लेकिन वो एक शब ठहर कर ही, वहाँ के एक पार्लियामेंट स्ट्रीट पर होटल है जिनपथ, वह एक रात ठहर कर ही वहाँ से निकल आए। वजह आपको बताई थी कि वहाँ के हिंदुओं ने, साधुओं ने, यानी जो मलंग दरवेश कह लें, गैर साधुओं ने मिलकर गौ कशी के मामले पर एक खौफनाक मुजाहरा किया था, जिसमें उनका मुतालबा था कि मुसलमान गाय को ज़िबा ना करें, क्योंकि गौ माता उनके मज़हब का एक हिस्सा है। और इस सिलसिले में मगरबी टूरिस्टों को भी उन्होंने घेर लिया कि ये भी गाय का गोश्त खाते हैं। सो उनको जान का ख़तरा था, तो वो बड़ी मुश्किल से खशमगी मुजमे के नरगे से निकलकर होटल वापस पहुंचे और उसी दिन नेपाल रवाना हो गए। खशमगी यानी गुस्से से देखना, भरपूर गुस्से का इजहार करना। ये पहले पैराग्राफ में बात हुई है सफ़ा नंबर 4 पर। तो इसके अहम निकात देखिए। डॉक्टर गुलबर्ग का हिंदुस्तान में पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जिनपथ होटल में सिर्फ एक रात क़याम किया। गौकशी के मामले पर साधुओं और गैर साधुओं की तरफ से खौफनाक मुजाहरा हुआ था। मगरबी टूरिस्ट, क्योंकि वो भी क्रिश्चियन गोश्त खाते हैं, तो वो भी हिंदू समझते थे कि इनका भी कसूर है, ये भी मुसलमानों की तरह गोश्त खाते हैं, लिहाजा वो एक रात ठहर कर ही वहाँ से निकल आए। ये ग्रीन लाइन का मतलब नया पैराग्राफ उसी सफ़े पर। अगले पैराग्राफ में भी डॉक्टर गुलबर्ग की बात हो रही है कि वो पाकिस्तानियों की बहुत तारीफ़ करते थे, मोतरफ थे। ख़ास तौर पर पेशावर वालों के बहुत मोतरफ थे कि बहुत मेहमान नवाज होते हैं। आप जानते हैं इस्लाम में मेहमान नवाजी बुनियादी वस्फ़ है, और कोई शक नहीं कि पेशावर में रहने वाले भाई बहुत मेहमान नवाज होते हैं। PIA की बहुत तारीफ़ करते थे। उस वक्त PIA दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन में थी, तो वो तारीफ़ कर रहे हैं। साल मैंने आपको बताया था कि 1966 में ये सफ़रनामा लिखा गया था। उस वक्त PIA बेहतरीन एयरलाइन में थी। हाँ, पेशावर होटल के नाम से बेमज़ा होते थे। पेशावर में जिस होटल में रहते थे वो होटल कोई इतना बेहतर भी नहीं था और बहुत ज़्यादा महंगा भी था। वो कहते हैं ये पाकिस्तान का नज़र बट्टू है, ताकि पाकिस्तान को नज़र ना लग जाए। नज़र बट्टू आप समझते हैं, जिस तरह माएँ बच्चों पे वो काला तिल लगा देती हैं बच्चे को नज़र ना लग जाए। या आपने देखा होगा नई गाड़ियों के साथ पुराना सा कपड़ा या जूता बांधा होता है कि नज़र ना लग जाए। तो वो कहते हैं ये भी नज़र बट्टू के तौर पे होटल है। मुकाबला करते हैं उसका काबुल होटल से। वो कहते हैं काबुल होटल में बेहतरीन कमरा था, $4 रोज़ाना का किराया था, उसको गर्म रखने का सेंट्रलाइज इंतज़ाम था, हर चीज़ कालीन सर्विस माकूल थी। लेकिन पेशावर वो कहते हैं 3 दिन रहा, तो बहुत पुराना होटल था, बाब आदम के ज़माने का, और उसका रेंट $13 था। ₹5 अलग लेते थे लकड़ी जलाने के, जो सर्दी की शिद्दत में तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था, अलबत्ता कमरे में धुआं ज़रूर भर जाता था। तो वो तारीफ़ करते हैं पाकिस्तानियों की, लेकिन पेशावर होटल की बुराई करते हैं, वो उनको पसंद नहीं आया था। तो अहम निकात क्या बने जी? पेशावर वालों के खलूस से मुतासिर हैं, लेकिन पेशावर वाले होटल के नाम से बेमज़ा होते हैं
और पेशावर होटल का काबुल होटल से मवाजना करते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं जी तीसरे पैराग्राफ की तरफ। वो कहते हैं जी कि जिन लोगों ने हमसे पूछा था क्या काबुल में गधे नहीं होते, उनकी इत्तला के लिए होते हैं और बहुत होते हैं, यानी असल गधे। अगर आपको याद हो सबक के शुरू में हमने पढ़ा था कि कुछ लोगों ने जलकर कहा कि क्या काबुल में गधे नहीं होते जो आप जा रहे हैं, तो अब इब्न शाह कहते हैं नहीं, गधे वाकई होते हैं, असल गधे, 4 टांगों वाले, बगैर सींगों वाले गधे होते हैं। आप जानते हैं अफगानिस्तान में गुर्बत है, ट्रांसपोर्ट के लिए गधा गाड़ी ही बुनियादी सवारी है जो इस्तेमाल होती है। वो कहते हैं वहाँ जरनगर पार्क के पास बहुत बड़ी तादाद में वो गधे मौजूद थे जिनके पालान संतरों से भरे थे। पालान वो मुंह के साथ एक कपड़ा थैलन सा बांध देते हैं, उसमें संतरे होते हैं ताकि उसमें से वो खाते रहें। उसके बाद बयान करते हैं कि डॉक्टर गुलबर्ग और उनकी बीबी का ही जिक्र चल रहा है। उन्होंने जो वहाँ संतरे दिखे तो वो मचल गई कि हम ये खरीदना चाहते हैं। तो अब ये बात समझिए, उनको वहाँ की ज़बान नहीं आती पेशावर की। पेशावर में उन दोनों फारसी ज़बान बोली जाती थी। डॉक्टर गुलबर्ग और उनकी बेगम को फारसी ज़बान नहीं आती, मगर इब्न इंसान का ताल्लुक़ क्योंकि पाकिस्तान से है तो उन्होंने यकीन किया कि इनको ज़बान आती होगी, हालांकि इब्न इंसान को भी फारसी ज़बान नहीं आती थी। और वो कहते हैं मुझे एहसास हुआ कि फ़ारसी बोलना आसान है, समझना मुश्किल है। तो लेकिन ये बात डॉक्टर गुलबर्ग को नहीं बता रहे, एक शर्मिंदगी है। कितनी अजीब बात कि एक मुल्क का रहने वाला बंदा अपने ही मुल्क के लोगों की ज़बान नहीं समझता। आप जानते हैं उर्दू तो कौमी ज़बान है, लेकिन हर इलाके की अपनी इलाकाई ज़बानें भी हैं और एक इलाके के रहने वाले दूसरे इलाकों की ज़बान नहीं समझते। मगर इब्न शाह डॉक्टर गुलबर्ग को और उसकी बीवी को ये तासुर दे रहे हैं कि मैं इनकी ज़बान समझता हूँ। जिस तरह उर्दू में कहते हैं जनाब मोहतरम, फारसी में कहते हैं आगा। तो उन्होंने अपनी टूटी फूटी ज़बान में कहा आगा चंद अस्त, यानी चंद एक संतरे दे दो, मगर संतरे वाला समझ ना पाया। इब्न शाह मजाक से कहते हैं, ये नहीं कहते मुझे फारसी नहीं बोलनी आती, ये कहते हैं कि वो मेरी बात समझने से कासिर था, लिहाजा वो कहते हैं मैंने डॉक्टर गुलबर्ग से बहाना लगाया कि ये बहुत महंगे देता है, छोड़िए। असल बात यह है कि वो उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाए, ज़बान नहीं समझा पाए, मगर डॉक्टर गुलबर्ग से ये बात छुपा रहे हैं। थोड़ी देर आगे गए तो एक और संतरे वाला था। अब वो बीबी कहती है मुझे यहाँ से ज़रूर लेके दें। अभी इब्न शाह कहते हैं मैंने थोड़ी होशियारी की, मैंने कहा वो ना हो मैं बोलूँ इसको समझ ना आए और वो भांडा फूट जाए काबिलियत का। उन्होंने एक बाचनी वेट की तरफ इशारा किया, ई कदर दे दो, वो 1 किलो 2 किलो जो भी होगा व्हाट्सएवर। तो दुकानदार ने तोल के दे दिए। अब इब्न शाह कहते मैंने कीमत भी ना पूछी कि अफामो तफीनी बार्गेनिंग ना करनी पड़े क्योंकि ज़बान तो समझ नहीं पा रहे। वैसे ही 10 अफगानी का नोट दिया, उसने पैसे काट कर बाकी रेजगारी 4 अफगानी काट लिए, 6 अफगानी वापस कर दिए, यूं संतरे खरीद दिए। डॉक्टर गुलबर्ग और उनकी बेगम बड़ी आसानमंद थी कि अगर आप ना होते इस दरियाए गैर में हमारी कौन ज़बान समझता, ये आपकी मेहरबानी है जो आप ले दी। हालांकि इब्न इंशा भी उसकी ज़बान नहीं समझ रहे, इशारों कनाए से ख़रीदे हैं। और इब्न इंशा जवाब में कहते हैं, ये आखिरी लाइन, कि हमने मौजू अल्फाज में कसरे नफसी के बाद का, कसरे नफसी झुक कर इनकसारी से बनी आदम आज़ाए यक दिगरांद, नीचे तर्जमा दिया हुआ है कि सब इंसान एक दूसरे के अज़ा हैं, यानी हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए। अगर मैं आपके काम आ गया तो आप पे एहसान नहीं किया, ये मेरा फ़र्ज़ था। हालांकि हकीकत क्या है, जिस तरह गुलबर्ग और उसकी बीबी वहाँ के लोगों की ज़बान नहीं समझते, इब्न इंशा भी वहाँ की ज़बान नहीं समझते थे, लेकिन बड़ी कामयाबी से उन्होंने अपनी इज्जत का पर्दा रखा, उन पर जाहिर ना होने दिया। अहम निकात देखिए अजीज तलबा, इस सफ़े के हमने देखा काबुल के जरनिगार पार्क के सामने कतार दर कतार 4 टांगों वाले बिला सींग के गधों की अक्सरियत है। डॉक्टर गुलबर्ग की बीबी का संतरों पर मचलना, हमारी फारसी का
संतरे वाले को समझ में ना आना और ज़बान ना समझने का बाहमी मसला, ये बड़ा बाहमी मसला था। दियारे गैर के लोगों को बताना ज़रूरी नहीं था कि मैं इनकी ज़बान नहीं समझ रहा। ये ताज़ीज़ तुलबा सफ़ा नंबर 4। उसके बाद बढ़ते हैं सफ़ा नंबर 5 की तरफ और किताब के सफ़ा नंबर 85 की तरफ, जिसमें बताया गया, मुसन्निफ़ इब्न शाह कहते हैं कि मैं काबुल किस सिलसिले में गया था। आपको शुरू में अर्ज़ की कि इनका ताल्लुक़ अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को से है। जो तालीमी इदारा है अक़वाम मुत्तहिदा का ज़ैली, ये उसी की तरफ से अफ़गानिस्तान आए थे वहाँ के इल्म और किताबों का जायज़ा लेने के लिए कि तालीमी सूरत हाल क्या है। लिहाजा वो कहते हैं मैंने एक अफ़गानी से पूछा कि यहाँ कोई पब्लिशर से मिलवाइए। पब्लिशर जो किताबें छापते हैं वो बोले यहाँ कोई पब्लिशर ही नहीं। हमने कहा छोटा मोटा तो होगा, ना छोटा ना मोटा। मैं बड़ा हैरान हुआ। तो फिर मैंने कहा कि कुतुब फरोश यानी बुक सेलर वो किताबें कहाँ से लेते हैं। उन्होंने कहा जी कौन सी किताबें, ना यहाँ कोई किताबें लिखता है, ना कोई बेचता है, ना कोई किताबें पढ़ता है। मैं मज़ीद हैरान हुआ और फिर पूछा कि चले वो जो रेलवे स्टेशन पे बुक स्टॉल होते हैं, लोग सफ़र के लिए छोटी मोटी किताबें, रिसाले, जंतरियाँ पॉकेट साइज छोटी किताब खरीद लेते हैं, वो तो होगा। तो मुझे उसने आगे से जुलाट से कहा उससे, मियाँ कौन सी रेलवे, कौन सा रेलवे स्टेशन, ये शैतानी चरखा तुम्ही को मुबारक हो। यानी वो रेलवे को शैतानी चरखा कहते हैं कि वो एक ही शिफ्ट में रोटेट करता है, एक मखसूस लाइन पर चल रहा होता है। यानी ना तो वहाँ किताब छापने का कोई सिलसिला है, ना हमारे रेलवे का कोई निज़ाम है। तो अब राइटर कहते हैं मुझे ये बात सुनकर एक मजमून याद आ गया जिसका यहाँ पे हवाला दिया हुआ है। तो हमने कहा देख लीजिए, अफ़गानिस्तान में पब्लिशर और कुतुब फरोश लोगों का अदम वजूद, रेलवे को अंग्रेज़ों की बिद्दत और शैतानी चरखा करार देना। बिद्दत कहते हैं बुराई को। दीन इस्लाम में है कि अगर कोई इस्लाम में अपनी तरफ से नई बातें शामिल करे उसको बिद्दत या बिद्दती कहेंगे और उस पर लानत भेजी गई है। तो वो रेलवे को अंग्रेज़ों की बिद्दत करार देते थे, लिहाजा अफ़गानिस्तान में नहीं है। तो मुसन्निफ़ कहते हैं कि मुझे वो जुमला याद आया, इधर आपने दर खैबर के पार अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा, उधर एक सदी पीछे पहुंच गए। यानी अफ़गानिस्तान के लोग बाकियों से एक सदी पीछे हैं तहजीब तमद्दुन हर लिहाज से। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट उसमें बताया गया सफ़ा 85 पे अगले पैराग्राफ में कि पब्लिशरों की हद तक तो ठीक है कि अफ़गानिस्तान इस्लाम की कोई मखलूक नहीं, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, प्राइवेट कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं है। सिर्फ सरकारी मतबे यानी प्रिंटिंग प्रेस गवर्नमेंट की पूरे मुल्क में 5 है। पूरे अफ़गानिस्तान में 5 प्रिंटिंग प्रेस हैं, वो भी गवर्नमेंट के। प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस कोई नहीं है। आप बात को ही समझिए कि लाहौर के उर्दू बाज़ार में, सिर्फ उर्दू बाज़ार में 1000 से ज़्यादा मतबा खाने हैं, प्रिंटिंग प्रेस हैं, जबकि पूरे अफ़गानिस्तान में सिर्फ 5 सरकारी प्रिंटिंग प्रेस है। तालीम की बहुत बुरी सूरत हाल है। वो लिखते हैं कि अगर कोई गालिब या फैज़ पैदा हो भी जाए, यानी पढ़ा लिखा आदमी किताब छपवाना चाहे तो कहाँ से छपवाएगा, प्रिंटिंग प्रेस तो है नहीं, तो वो गवर्नमेंट को अर्जी देगा। अर्जी देना, दरख्वास्त देना कि बंदे की तालीफ़ लतीफ़ यानी ये किताब ज़ेवर तबा से आरास्ता की जाए यानी छापी जाए। अब बात को समझिए, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रिंटिंग प्रेस है, लिहाजा आप किताब में आप कोई ऐसी बात नहीं लिख सकते जो हुकूमत के खिलाफ हो। हुकूमत के लोग चेक करेंगे और कुछ में जल्दी नहीं होती, तसल्ली से देखेंगे कि इसमें कोई मवाद हुकूमत के खिलाफ तो नहीं है। जब तसल्ली हो जाएगी तो इजाज़त दे देंगे। किताब लिखने वाला खुद पैसे जमा करवाएगा अपने और उसके ज़ाती खर्चे वो किताब छाप के मुसन्नफ़ के हवाले कर देंगे कि मियाँ जहाँ चाहे जैसे चाहे अब इसको बेचो। चंद किताबें तो बिकती हैं, बाकी रद्दे वाले ले जाते हैं और उसमें से सफ़े फाड़ कर क्या करते हैं जी, उसके अंदर किशमिश और चलगोज़े वगैरह बेचते हैं। ये है तालीमी सूरत हाल। मगर हाल देखें वो क्या कह रहे हैं उनके दोस्त, वो
अफगानी कह रहे हैं कि इस निज़ाम में मसलहत ये है कि लोग बेहुदा शायरी और रंगीले नावलों से महफूज रहते हैं। मतलब उनके पास तालीम नहीं है, लेकिन वो इस पर मुतमईन है। वो कहते हैं अच्छी बात है, अगर हम बच्चों को तालीम दिलाएंगे तो ये बेहुदा शायरी पढ़ेंगे, लिहाजा बेहतर है कि तालीम ना दिलाई जाए। यानी अनपढ़ रह जाने पे उनको कोई शर्मिंदगी नहीं है। वो कहते हैं हम ऐसे ही बेहतर है। ये हाल है वहां की ज़हनी पसमानदगी और तालीमी पसमानदगी। तो पैराग्राफ देखिए जी, पूरे अफगानिस्तान में सिर्फ 5 सरकारी प्रेस हैं। किताब छपवाने के लिए हुकूमत को अर्जी यानी दरख्वास्त की ज़रूरत होती है। मुकम्मल छानबीन के बाद ज़ाती खर्च पर किताब छापने की इजाज़त दी जाती है। किताब की मांग और इस्तेमाल क्या है? मांग बिल्कुल भी नहीं। इस्तेमाल क्या है? रद्दी के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसके बाद अजीज़ तलबा बढ़ते हैं आखिरी सफ़े की तरफ, सफ़ा नंबर 86। ये 85 की आखिरी लाइन से शुरू हो रहा है। वहाँ एक हुक्मरान गुजरे हैं अफ़गानिस्तान में, शाह अमानुल्लाह खान। ये पढ़े लिखे थे, तालीम याफ्ता थे। इनका दौरानिया भी आपको बता दूं, 1919 से लेकर 1929 तक 10 साल इन्होंने हुकूमत की। एक शहर बसाया दारुल अमान नाम का, और वहां तक रेलवे लाइन बिछाई। छोटी सी रेलवे लाइन थी, लिहाजा मुसन्नफ मजाक से कह रहे हैं आप ट्रॉली लाइन कहिए। ये शाह अमानुल्लाह ने बिछाई। लेकिन 10 साल की हुकूमत के बाद वहां बच्चा सिक्का माशकी वाटर कैरियर, उसके बेटे ने, यानी एक माशकी ने, बहिश्ती भी कहते हैं उर्दू में इसको, उनका असल नाम था बच्चा सिक्का का हबीबुल्लाह खान। आपको पता हो हबीबुल्लाह खान यानी बच्चा सिक्का ने, उनसे इंजीनियर थे ये शाह अमानुल्लाह खान। इनसे हुकूमत छीन ली। दरअसल डाकुओं की मदद से इसने हुकूमत छीन ली, उनको निकाल दिया और खुद बच्चा सिक्का ने कब्जा कर लिया। और जब देखा कि वहाँ एक रेलवे लाइन बिछी है तो पूछा ये क्या है। जब बताया गया कि ये फरंगियों अंग्रेज़ों की बिद्दत है तो उसको उखाड़ दिया गया कि हम अंग्रेज़ों की कोई बिद्दत अपने पास नहीं रखेंगे। तो आपको तारीख का भी मुतालिया होना चाहिए। शाह अमानुल्लाह खान हुक्मरान थे, 1919 से 1929 तक रहे। उनसे हुकूमत छीनी बच्चा सिक्का ने, जिनका असल नाम था हबीबुल्लाह खान। और बाद में हबीबुल्लाह खान यानी बच्चा सिक्का से हुकूमत छीन ली नादिर शाह ने, और बच्चा सिक्का को फांसी दे दी गई। ये कुछ बेटा अजाफी मालूमात दी हैं आपको सबक के अलावा। तो बहम निकात देखिए, शाह अमानुल्लाह खान के ज़माने में दारुल अमान नामी बस्ती तक रेलवे लाइन या ट्रॉली लाइन का कयाम, बच्चा सिक्का जिसका असल नाम हबीबुल्लाह खान था का रेलवे लाइन को बिद्दत करार देकर उखाड़ देना, सारे सनादीद सर सैयद की किताब है, यानी पुरानी इमारत के बारे में लिखी गई, पुरानी इमारतों के आसार खंडरात। तो यहाँ भी रेलवे के कुछ खंडरात मौजूद थे, इसलिए वो इसको सारे सनादीद कह रहे हैं। अजीज तुलबा बढ़ते हैं आखिरी पैराग्राफ की तरफ, सफ़ा 86 पर, जिसमें वो दरियाए काबिल की मिसाल दे रहे हैं कि ये दरिया क्या है। ये हमारे दरियाओं, पाकिस्तान के 2 दरिया सिंध और सतलुज, भारत के 2 दरिया गंगा और जमुना, और चीन के 2 दरिया हवांगहू और यंगसी से माजरत चाहता हूँ दरियाए काबिल को दरिया कहने में। यानी दरियाए काबिल बहुत छोटा है। मिसाल किससे दे रहे हैं? गोया जैसे कराची का गंदा नाला। फ़र्क क्या है कि कराची के गंदे नाले से इतनी बदबू नहीं आती जितनी अफगानिस्तान के दरियाए काबिल से आती है। पानी भी कम है और टेढ़ा मेढ़ा भी है। बदबू क्यों आती? बड़ी दिलचस्प बात बताई कि इसी में कपड़े धोए जाते हैं, इसी में जानवर नहाते हैं, लोग अपना कूड़ा करकट भी इसी पानी में फेंक देते हैं, और इसी पानी को पिया भी जा रहा है। ये हाल है अफगानिस्तान की पसमानदगी का। तो वहाँ हमारे गंदे नालों से मुकाबला किया गया अफगानिस्तान के दरिया का। पानी की बहुत कमी है। चंद जगहों पर नए शहर में हैंडपंप, हत्थी वाले नलके लगे हुए हैं, हर जगह नहीं लगे हुए। लोग अपनी अपनी बारी से आते हैं, मटके और जजरे भर लेते हैं। मटके, घड़ा, जजरे, आप चमड़े का मशकीज़ा सा होता है जिसके अंदर पानी भरा जाता है। बाज़ लोगों के पास सुराहियाँ भी हैं। सुराही आपने देखा होगा, ज़रा बूतरी होती है, लंबी होती है। वो कहते हैं उम्र ख़याम की रुबाइयात में
वो सुराहियाँ बनी होती हैं, तो उसी तरह की लंबूतरी सुराहियाँ होती हैं। मजाक से कह रहे हैं, उससे आप सुराही की बजाय सुराह कह लें, यानी आप यूँ समझें वो इस शेप की, इस तरह से बनी होती हैं सुराहियाँ, तो कहते हैं आप उसको सुराह कह लें। चंद इलाकों में है, हर जगह नहीं है। फिलहाल तो शहर में सिक्कों का ही राज है, यानी बहिश्तियों का। वो एक कहते हैं अलग कहानी है जो आपको किसी और मौके पर सुनाई जाएगी। तो अजीज तलबा, ये मुकम्मल हुआ। हम निकात देख लीजिए। दरियाए काबिल को दरियाए कहने पर दूसरे दरियाओं से मादरत का इजहार कर रहे हैं। कराची के गंदे नाले से मवाजना करते हैं। दरिया की गरीब नवाजी का नक्शा कहते हैं, जो भी आपको बताया। पुराने शहर के घरों तक पानी की अदम फरामी है, नहीं पहुंचता। चंद के इलाकों में हत्ती वाले नलके लगे हुए हैं। पानी भरने के लिए मिट्टी के मटके और झजरे हैं। मटकों की मखसूस वज़ाकता, जिस तरह भी आपको बताया। रुबाइयात उमर ख़याम में छपी सुराहियों की मानद सुराहियाँ हैं। बड़े हैं तो आप मजाक से उसको सुराह भी कह सकते हैं। फिलहाल शहर में सिक्कों का राज है, और एक सिक्का तो बादशाह भी रहा, जिसकी वो कहते हैं अलग से कहानी है। तो अज़ीज़ तलबा, सबक मुकम्मल हुआ। ये एक सफ़रनामा था मालूमाती अफ़गानिस्तान के बारे में, अफ़गानिस्तान की पसमंदा सूरत हाल के बारे में। वो तालीमी, मुआशी, मुआशरती लिहाज से पसमानदा है, बाकियों से 100 सदी 100 साल पीछे। उम्मीद है लेक्चर में आपके लिए मुफीद मालूमात होंगी। इसको तवज्जो से सुनिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।